सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ आपके यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम में इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे के खुद के 2 बच्चे थे और उन्हीं को देख करके इन्होंने जो भी जिस तरीके से जिस भी उम्र में बच्चों के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उसको इन्होंने लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये सिद्धांत इन्होंने खुद अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम देखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर इनके सिद्धांत के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मैं आपको याद दिला दूं तो देखिए, परिचय क्या है इसका सबसे पहले हम समझेंगे। तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मकता पर बल दिया और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत या डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है एवं बतलाता है कि मानव कैसे क्रमशः ज्ञान अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है तथा कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से इन्हें समझने का प्रयास करता है तथा संबंधित वस्तु अथवा व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस तरीके से मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करता है या एक बच्चा होता है वो ज्ञान अर्जित करता है, धीरे धीरे वह एक दूसरे से क्या करता है, उसको जोड़ता है, उस लिंक को जोड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो रोज हर दिन कुछ ना कुछ सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। इस तरीके से उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले वह इन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, चूंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम समझेंगे संज्ञान क्या है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो संज्ञान क्या, व्हाट इज कॉग्निजन? संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदना यानी कि सेंसेशन, प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन, प्रतिमा यानी कि इमेज, धारणा, रिटेंशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क, रीजनिंग, चिंतन, थिंकिंग एवं प्रत्याहन, रिकॉल आदि मानसिक क्रियाएं, मेंटल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान को ग्रहण करना, रूपांतरण करना, विस्तार करना, संग्रहण स्टोरेज करना, उसको रखना अपने दिमाग में, प्रत्यास्मरण यानी कि फिर जब हमें याद करने की जरूरत पड़े फिर वो हमें याद भी आ जाए, पुनर्लाभ, रिकवरी, ये सभी चीजें, समुचित प्रयोग, प्रॉपर एप्लीकेशन जो हमने सीखा है उसका। ठीक है, संवेदी सूचनाएं, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन, ये सभी है संज्ञान। अब देखिए, उपरोक्त मानसिक संक्रियाएं संवेदी सूचनाएं हैं और इन संवेदी सूचनाओं के समुचित प्रयोग से बालक की बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, ग्रहण एवं पुनर्लाभ का समुचित प्रयोग ही संज्ञान है। मानव का संज्ञान विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्होंने मानसिक विकास की अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है। संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान जैसे तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि यहाँ पर तरीके से यही चीज कहा जा रहा है कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू होता है, तो किस तरीके से उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके चिंतन करने की क्षमता, ये सब चीजें, तर्क करने की क्षमता, ये सब कितना बढ़ता है बच्चे का। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कुछ पक्ष हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 पक्षों की बात की गई है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित निम्न 4 पक्षों का अध्ययन किया। पहला है
जैविक एवं या शारीरिक परिपक्वता, बायोलॉजिकल और फिजिकल मैच्योरेशन। देखिए, यह सिद्धांत जैविक प्रेरकों एवं परिपक्वता से संबंधित है। इसके अनुसार बालक का व्यवहार भूख, प्यास जैसे प्रेरकों से प्रभावित होता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि जो बच्चे का व्यवहार होगा, अगर उसको भूख लगी है तो वो रोएगा, ठीक है। प्यास लगी है वो तभी भी रोएगा, अगर छोटा बच्चा है तो वो मुंह से बोल नहीं पाएगा, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो वो रो करके अपनी बात को कहेगा। तो व्यक्ति का व्यवहार यहाँ पर देखिए परिपक्वता से ही निरूपित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व वांछित व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकता। पियाजे ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो अगर मानसिक रूप से अपरिपक्व है तो वह वांछित व्यवहार नहीं कर पाएगा, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। और इस सिद्धांत की पियाजे ने क्या की है, आलोचना की है, ठीक है। इसके बाद देखिए भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। तो बालक के अधिगम में उसकी ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर टीचर कुछ बोल रहा है, आपके कान में प्रॉब्लम है तो आप सुन नहीं पाओगे। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन्हीं की मदद से हम क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो भौतिक पर्यावरण एवं अभौतिक अनुभवों के मध्य तार्किक संबंध पाया जाता है। पियाजे के अनुसार भौतिक वातावरण अधिगम में सहायक है। भौतिक वातावरण के 3 पक्ष होते हैं, अभ्यास, भौतिक अनुभव एवं तार्किक गणितीय अनुभव। इसके बाद है सामाजिक वातावरण से अनुभव। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। सामाजिक वातावरण में सामाजिक क्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, परंपरा एवं लोकाचार जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं। इन पक्षों से प्राप्त अनुभव अधिगम में सहायक होते हैं। पियाजे ने सामाजिक अनुभव को सीखने के लिए भाषा के सामाजिकरण को आधार माना। इसके बाद है संतुलन यानी कि बैलेंस। पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विश्लेषण करने के बाद बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धांतों में समन्वय होना आवश्यक है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक विषय में तथ्यों की एक संरचना होती है। सीखने के लिए इस संरचना में संतुलन की आवश्यकता होती है। अधिगम के दौरान जब बालक समस्याओं के साथ व्यवस्थापन करता है तो उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यही संतुलन की अवस्था होती है। इस प्रक्रिया में आत्मीकरण, समायोजन एवं अनुकूलन का अहम योगदान होता है। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता एवं सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये 4 अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तथा निरंतर चलती रहती हैं। तो देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि संवेदी गामक अवस्था जो होती है यह कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक होती है। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जब बालक होता है, इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। और इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो कि 7 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक होती है, ठीक है, जिसे हम 11 से 15 वर्ष की अवस्था भी कहते हैं, या इसे 7 से 11 वर्ष की भी कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है, जिसको पियाजे ने फिर 6 भागों में विभक्त किया है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं से सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसकी संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। और इसमें आप देखिए, इसमें देखिए टोटल यहाँ पर अलग अलग 6 अवस्थाएं हैं, 6 उप अवस्थाओं में से बांटा गया। तो देखिए यहाँ पर मात्र प्रतिवर्ती क्रियाएं, चूसने की प्रबल क्रिया, ये होती है जन्म से 30 दिन के अंदर, ठीक है, जिसे हम प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। फिर है प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, जिसमें हम दोहराने की प्रबल प्रक्रिया होती है या प्रबल इच्छा होती है। अधिक समन्वित हो जाता है बच्चा जब 1 माह से लेकर के 4 माह का होता है। अब देखिए गौड़ वित्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 माह से लेके 8 माह तक। तो उलटना, पलटना, छूना, जानबूझकर मनोरंजन क्रियाएं करना, ये सब बच्चा 4 से 8 महीने का बच्चा करता है। फिर है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा, तो 8 माह से 12 माह तक।
तो इसमें देखिए खिलौना छुपा देने पर बच्चा क्या करता है, खोजता है उसे कि खिलौना जब आप छिपा दोगे तो वो ढूंढेगा और ढूंढ करके वो लेकर के आएगा। एक परिस्थिति में दूसरे परिस्थिति में समन्वय करना सीख जाते हैं। एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में समन्वय करना बच्चे सीख जाते हैं 8 से 12 महीने के बच्चे। अब देखिए तृतीय वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था स्टेज ऑफ टर्टियन सर्कुलर रिएक्शन 12 माह से 18 माह तक। तो प्रयत्न एवं भूल से बच्चे सीखते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे कि एक कोई कढ़ाई है जो बहुत गर्म है, उसमें सब्जी बन रहा है, बच्चे ने गलती से छू दिया तो उसे पता है कि वो जल गया। तो जब आग जलता हुआ देखेगा तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाएगा आग के प्रति, ठीक है। इसके बाद देखिए मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रो मेंटल कॉम्बिनेशन 18 माह से 24 माह, यानी कि यहाँ पर आप देखिए 1.5 से लेकर के 2 साल तक यहाँ पर देखिए वस्तु अस्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चों के अंदर आ जाता है। जो वस्तु उनके समक्ष नहीं है उसके बारे में भी वो क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। इस काल में बालक की अभिव्यक्ति उसके कार्यों से होती है। इस अवस्था में बालकों में इंद्रियों का अनुभव तथा उन पर पेशी कार्य करके समझ विकसित हो जाती है। इसी कारण इसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। नवजात बालक स्पर्श की गई व देखी गई वस्तु में भेद नहीं कर सकता, परंतु प्रथम वर्ष के अंत तक वह सीख जाता है। इस आयु काल में बालक स्पर्श करना, चूसना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना आदि क्रियाएं करता है तथा 1 वर्ष के उपरांत वह इन क्रियाओं में समन्वय करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक को वस्तुओं के स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक होता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और यह देखिए परिचालन अवस्था भी इसको हम कहते हैं। इस आयु काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता तथा प्रतिमाओं का अंतःकरण प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक स्व केंद्रित एवं स्वार्थी न रहकर दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। इस दौरान वह नई सूचनाएं एवं अनुभव ग्रहण करता है, क्योंकि ये वही अवस्था है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है इसी अवस्था में। तो इस तरीके से वह अपने अंदर सूचनाओं को भी क्या करता है, इकट्ठा करता है और अनुभव भी ग्रहण करता है। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को खेल व अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना तो शुरू कर देता है, लेकिन अभी वह तार्किक चिंतन करने में असमर्थ ही रहता है। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने 2 भागों में बांटा है। तो पहला है यहाँ पर देखिए प्रॉक्स प्रत्यात्मक अवस्था और अंतरदर्शी अवस्था है दूसरी अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर हम इसको प्री कॉन्सेप्टुअल पीरियड भी कहते हैं हिंदी में, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है, ठीक है। माँ की आवाज से माँ की प्रतिमा बन जाती है, यानी कि अगर माँ की आवाज कहीं सुनाई दे रही है तो दिमाग में मम्मी का चित्र अपने आप बन जा रहा है, ठीक है। सूचकता का अर्थ समझता है और अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग करता है। अनुकरण द्वारा खेल द्वारा सीखने लगता है बच्चा। और 4 वर्ष से 7 वर्ष तक भाषा चिंतन एवं तर्क का विकास हो जाता है। गणितीय क्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चा करने लगता है, परंतु उसमें छिपे नियमों को वो नहीं समझ पाता है। तर्क क्रमबद्ध नहीं होते हैं। पलटावी गुण अभी बच्चों के अंदर नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलटावी गुण जैसे कि 2 गुणे 4 8 होता है, लेकिन अगर ये उल्टा कर देंगे 4 गुणे 2 कर देंगे तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि 4 गुणे 2 कैसे 8 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर यहाँ पर 4 के होता है। तो यहाँ पर 4 + 2 इस तरीके से 2 बच्चे को नहीं पता होता है इस अवस्था में। या इस तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया 2 गुणे 4 8 होता है, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 कैसे होता है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। अमूर्त आयु काल यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। यहाँ पर 12 वर्ष दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से इसको 7 से 11 वर्ष ही पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर 11 ही बता रही हूँ। तो देखिए इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के मध्य की है। मूर्त क्रिया काल में बालक अंक, इकाई, लंबाई, समय, भार जैसे प्रत्यक्ष सीख लेता है और वस्तुओं में कार्यकरण संबंध जानने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक करके सीखता है। वह वस्तुओं का क्रम निर्धारण कर उसका वर्गीकरण करता है और उसके बाद व्याख्या करता है। इस आयु काल में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य तो हो जाता है, परंतु उसका चिंतन कुछ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है।
इस अवस्था में बालक पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना सीख जाता है। अब लास्ट में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पर देखिए 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है, या 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यह अवस्था 12 वर्ष की आयु के पश्चात आरंभ होती है, जो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में बालक पूर्व अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर वस्तुओं के गुण दोष की पहचान करता है। अब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है और समस्याओं के बारे में जानने एवं उनके समाधान का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करना सीख जाता है। इस कारण इसे हम तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। 11 से 15 वर्ष की अवस्था या 12 वर्ष से बाद की अवस्था। ठीक है, अब देखिए पियाजे का जो सिद्धांत है इसकी क्या उपयोगिता है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में इसका क्या उपयोग है, हम इस सिद्धांत को क्यों पढ़ रहे हैं। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को काफी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण माना है। इससे शिक्षक शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करता है, जो छात्रों के लिए सुविधाजनक होती है। फिर है पियाजे के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इससे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष सहायता मिलती है। वे अपने अध्यापन कार्यक्रम को इस ढंग से तैयार करते हैं कि शिक्षार्थी इस तरह के दोषों से जल्द मुक्त हो जाए। फिर है पियाजे का सिद्धांत स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे संरक्षण तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में अर्थात 7 से 11 वर्ष की आयु में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर अधिक तेजी से बढ़ता है तथा शिक्षा के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। फिर है पियाजे के इस सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल को नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया, परंतु पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि खेल का शैक्षिक महत्व अधिक है। खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास का एक मूल आधार बनाती है। इसके बाद है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रियाओं द्वारा एक नई सोच व समझ विकसित करने में काफी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता बिना किसी आवश्यकता के हर कदम पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें स्वायत्तता तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं हो पाता है, जो संज्ञानात्मक विकास में एक बाधक के रूप में साबित हो सकता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे हमने बच्चों को कोई निबंध प्रतियोगिता बच्चों की कराई, तो उसमें बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अगर हमने जनसंख्या वृद्धि पर मान लीजिए निबंध लिखने को कह दिया, तो हर बच्चा अपने अनुसार अच्छे से अच्छा निबंध लिखेगा और वो लिखने के लिए उसके विचार जो है वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी अपने हिसाब से वो लिखेगा। यहाँ पर टीचर ने कोई ये बाउंडेशन नहीं लगाया है कि तुम्हें 2 पेज में 3 पेज में ही सारे के सारे बातें लिख देनी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर इसका क्या निष्कर्ष है, इन सब चीजों को आप जितना मन करे आप उतना लंबा लिखिए, इस तरीके से टीचर कहते हैं। यानी कि उनको बस सिर्फ ये कह दिया गया कि निर्देश दे दिया गया कि आप करिए, तो बच्चे अपने मन के विचारों को भावों को अच्छे से लिखते हैं स्पष्ट रूप से। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो उनके अंदर आत्मविश्वास भी आता है और उनकी खुद की अपनी सोच भी डेवलप होती है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आज आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। और ये चारों स्टेज अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक आता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। और फिर लास्ट में आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 11 से 15 वर्ष की अवस्था भी कहते हैं। तो ये चारों की चारों अवस्थाओं का बार बार यहाँ पर टाइम पीरियड पूछता है, समय पूछता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जो भी दिक्कत है आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।